Namaste, welcome. How are you people? Hope you are doing nice, good. Everything is going good, fine. ठीक है, चलो दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डेट कैपिटल और चार्जेस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ऐसा मेरा अजम्पशन है कि सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर। कुछ डाउट्स है तो फटाफट से हमको बताना, तो विल सी। भाइयों और बहनों, तो चालू करते हैं हम आज का सेशन। ओके, विच इज ऑन व्हाट? विच इज ऑन द कंपनी लॉज, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। ओके गाइज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है CS नेहा लड्ढा। आई हैव डन CS MBA and MCom, total teaching experience of 14 years and I have taught CA CS CMA students। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए ACCA सीमा के बच्चों को भी पढ़ाया है। 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ एंड आई हैव आल्सो रिटन 5 बुक्स, 3 फॉर CS एंड 2 फॉर MBA। इसके अलावा आई हैव आल्सो क्रिएटेड कंटेंट फॉर ICSI। भाइयों और बहनों, ठीक है, ये तो हुआ मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम अनअकैडमी की। तो गो एंड सब्सक्राइब टू देयर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन देयर टेलीग्राम चैनल। क्यों करें तो मैं बता ही चुकी हूँ। यू विल गेट ऑल फ्री रिसोर्सेज देयर। Okay, you can access what? You can access the information about which teacher is taking classes when. Okay, all that information would also be available. तो ये सब information के लिए you can always do what? You can go and join the Telegram group. Guys and girls, अनअकैडमी की 2 टाइप की सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, प्लस आइकॉनिक। प्लस में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल क्लास में होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट प्रॉपरली। ठीक है, आइकॉनिक, अ वेरी यूनिक फीचर दैट इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, जहां पे आपको क्या होगा, यू वुड बी एलिजिबल टू गेट अ मेंटर ऑफ योर्स। ठीक है, तो 1-on-1 मेंटर अवेलेबल होगा हु वुड हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, तो ये 2 टाइप की सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द लर्नर्स ऐप ऑफ अनअकैडमी एंड यूज माय कोड। माय कोड इज CS नेहा। ठीक है, इस कोड में ही भाई साहब जादू है, मैंने बता दिया, CS नाम में ही जादू है। यू विल गेट द डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन दैट यू टेक। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तुमको एक सब्जेक्ट के लिए इतनी फीस पे कर रहे हो। Once you pay this subscription amount, all the subjects which are there would become open for you. तो कोई से भी सब्जेक्ट में जाके तुम आराम से सब कुछ पढ़ पुढ़ा के, ओके, एंड यू कैन फिनिश ऑल योर कोर्स। So guys and girls, I am supposed to start today in the company law our next chapter, that is what? That is dividends. फिर से बहुत इजी सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर। ठीक है, कुछ बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। डिविडेंड भाइयों और बहनों डिफाइंड है कहां पे? एक्ट में। ठीक है, एंड एक्ट दे से व्हाट? इट इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है भाइयों और बहनों। डिविडेंड मीन्स एंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब इसे क्या समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया। सो बेसिकली तुम या तो साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर कर दो या फिर साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करो। इंटरिम मीन्स व्हाट? बिटवीन 2 AGMs। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, दीज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर इशूड बाय ICSI। ठीक है, सो ICSI ने ये स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। So according to this standard, okay, SS3 they have defined dividend. ठीक है, थोड़ा सा समझना। It is distribution of any sum to whom? To the members. किसको बांट रहे हो पैसा भाई? ठीक है, members को। ठीक है, you are giving it to the members. Okay, you are giving it to the members. Okay, you are giving it to whom? To the members. ठीक है, किसको दे रहे हो? मेंबर्स को। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स। इन दोनों में से किसी एक में से आप क्या कर रहे हो? उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोई सम, तो वो कहलाता है डिविडेंड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट? हाउ इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड?
ठीक है, उसके बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड? ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड इज क्लासिफाइड एज इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम बीच में, इन बिटवीन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरिम। इंटरिम सुना होगा, मिड टर्म एग्जाम्स, इंटरिम एग्जाम्स, राइट? सो बेसिकली इट इज बिटवीन। भाई हमको इतना जोरदार धासु प्रॉफिट हुआ है कि हम साल के एंड तक नहीं रोक सकते, हमारी खुशियां हमको बांटनी है शेयर होल्डर्स के साथ। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड नाउ इटसेल्फ। ओके, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड नाउ इटसेल्फ। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? सो फाइनल डिविडेंड मीन्स व्हाट? दिस दैट इज डिक्लेयर्ड एट ईयर एंड। अभी समझाऊंगी, अभी जब प्रोसीजर समझोगे तो इजीली समझ आ जाएगा ये टॉपिक भी। On the basis of nature, it is classified as preferential and equity. Preferential मतलब preferential के डिविडेंड, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल। क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेट होने को क्यूमुलेटिव वर्ड कहते हैं। मतलब अगर इस साल कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो ये डिविडेंड तुम्हारा क्या होगा? तुम नेक्स्ट ईयर पे करोगे अलोंग विद द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, तो वो अक्यूमुलेट होता जाएगा एंड यू हैव टू पे। नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल है तो ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल तुम तुम्हारा देखो, ठीक है, अगले साल नई घोड़ी नया दो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? इक्विटी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है वंस आफ्टर व्हाट? आफ्टर एनी मनी इज लेफ्ट टू, आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है भाई और बहनों, यहां तक समझ आ गया? बहुत इजी है ये तो। अब है मेन टॉपिक समझने का, प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड। भाई और बहनों, ये प्रोसीजर समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको चीजें समझानी है, ठीक है? पहले समझना, ईयर कब क्लोज हुआ? मत बोलना 31 दिसंबर, वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है, टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। कंपनीज के लिए क्लोज हुआ 31 मार्च में, ठीक? 31 मार्च इज व्हेन इट क्लोजेस। नाउ अब क्या करोगे? इसके बाद आप बनाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यू विल प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड गो इन द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इट्स अप्रूवल। Based on these books of accounts, directors would decide what? Directors ये decision लेंगे कि dividend declare करना है या नहीं। So these guys would be recommending the dividend. What will they do? They would recommend the dividend. आई बात समझ में? ठीक है, रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। उसको डिक्लेयर या फिर कंफर्म किसके द्वारा किया जाता है? वो है हमारे मेंबर्स, ठीक। आई बात समझ में? क्लियर है ये? यहाँ तक सारी बात समझ आ गई? सो बेसिकली आपने 31 मार्च के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, जो डायरेक्टर्स है आपकी कंपनी के वो उसको अप्रूव करेंगे। बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक अ डिसीजन डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं, ठीक। अब तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज प्रपोज्ड या फिर इट इज रेकमेंडेड बाय होम? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर इट वुड बी डिक्लेयर्ड या कंफर्म्ड बाय होम? बाय द मेंबर्स। मेंबर्स कहां कंफर्म करेंगे भाई और बहनों? आपको सबको पता है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। आप कहां ट्रांसफर करोगे इसको? टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेपरेट बैंक अकाउंट, ओके, कितने दिन में ट्रांसफर करना है? 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। समझना बात को, ठीक है? यहां तक बात को समझने की कोशिश, आई एम सो सॉरी, कोशिश करना, ठीक है। 31 मार्च को लेट्स अज्यूम क्या? ईयर क्लोज हुआ, ये तो हमको पता ही है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, लेट्स अज्यूम 31 मार्च, अप्रैल, मई, 30 मई को उन्होंने मीटिंग करी। इस मीटिंग में उन्होंने 10% डिविडेंड रेकमेंड करा। अच्छा, ये डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है? ये डिविडेंड होता है आपकी पेड अप वैल्यू में, ना कि मार्केट वैल्यू। तो अगर मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू 2000 रुपए है, 10% 200 रुपए होता है, भाई और बहनों, इट इज नॉट ऑन मार्केट वैल्यू, इट इज ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जनरली कितनी होती है? 1 रुपए या 10 रुपए। तो 10% अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? चलो, 10% डिविडेंड रेकमेंड कर दिया। अब हमने करी एजीएम, लेट्स अज्यूम एजीएम हुई 30 सितंबर को। लेट्स अज्यूम एजीएम कब हुई? एजीएम हुई 30 सितंबर को।
Can you see now? One second, guys. सॉरी. सो एजीएम कब हुई हमारी? 30th सितंबर को एजीएम हो गई. ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत सिंपल है. 30th सितंबर को शेयर होल्डर्स ने कह दिया हाँ हम ये डिविडेंड ले लेंगे. ठीक है, उन्होंने क्या कहा? यस वी अप्रूव दिस पर्टिकुलर डिविडेंड. जैसे ही डिविडेंड अप्रूव हुआ 5 डेज के अंदर 30th सितंबर को हुआ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अक्टूबर तक ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देना है? ये पैसा ट्रांसफर कर देना है टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट. भाइयों और बहनों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूं, कान खोल के सुनना, ध्यान से सुनना. जब भी टाइम पीरियड लिखो एग्जाम में, डोंट राइट विद इन 5 days. 5 days कब से? मेरे बर्थडे से. ठीक है, सो इट शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड बी अ क्लोज एंडेड स्टेटमेंट. 5 days ऑफ डिक्लेरेशन बाय मेंबर्स ऑफ द डिविडेंड. 30th सितंबर को उन्होंने डिक्लेयर किया, 5 दिन वहां से मतलब 5th अक्टूबर. ठीक. अब पेमेंट शुड बी मेड विद इन 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन. 30 days मतलब 30th सितंबर को हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, 30th अक्टूबर तक सारा पेमेंट हो जाना चाहिए. ठीक है, पैसा कैसे दोगे? इलेक्ट्रॉनिक दे सकते हो, यू कैन इशू डिविडेंड वारंट्स, जो कंपनी के पास ऑप्शन है. वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक ही जाता है आजकल, सब सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. अब कुछ लोग उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स ही अपडेटेड नहीं है आपके पास, या फिर वो बहुत पुराने, वी कैन नॉट ट्रेस देम. क्या करें उनके पैसे का? खा ले? ऐसा नहीं हो सकता. यू कैन नॉट टेक दिस मनी बैक एट एनी कॉस्ट. ये मनी या तो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा या फिर सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा. ठीक है, मैं समझाती हूँ कैसे. 30 दिन के पीरियड खत्म होने के बाद जो अनपेड डिविडेंड है, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, 2 वर्ड्स यूज कर रही हूं मैं. ठीक है, वो कहां ट्रांसफर होना है? टू अनदर अकाउंट विच वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफर टू विच वुड बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी. अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर द ईयर 2021. ठीक है, ऐसे बोला जाता है. समझ आ गई बात को? क्लियर नहीं है? ठीक है, उसमें कितने दिन में ट्रांसफर करना है? विद इन 7 days. 30th अक्टूबर इज द लास्ट डे टू पे. 7th नवंबर तक ये पैसा उसमें ट्रांसफर हो. इस अकाउंट में पैसा कितने टाइम तक रहेगा? इस अकाउंट में पैसा रहेगा 7 साल. 7 years is still when it would be there. After 7 years क्या? After 7 years, this amount together with the interest on this particular amount would be transferred where? It would be transferred to Investors Education and Protection Fund. ये फंड किसने एस्टैब्लिश किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया. क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पैसा आएगा उस पैसे से वो क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स को एडुकेट करेंगे. आगे समझ प्रोसीजर. बोर्ड रिकमेंडेशन, जनरल मीटिंग अप्रूवल, ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days. उसके बाद पे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. उसके बाद 7 days में यू हैव टू ट्रांसफर इट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. 5 से 7 साल. 7 साल कब से? जब से आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर किया भाइयों और बहनों. ठीक है, सो 7 नवंबर तक आपने ट्रांसफर करना था, वहां से 7 साल गिना जाएगा. 7 years इट वुड कीप लाइंग देयर. 7 साल में क्या करना है उस पैसे का? कोई अगर आपको चिट्ठी लिखता है, भाई मेरे को डिविडेंड मिला ही नहीं तेरी कंपनी का, तो क्या करोगे आप? यू वुड गिव दैट डिविडेंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट टू देम. जो अनक्लेम्ड रह गया इसके बाद वो चला जाएगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन. ठीक, इजी है प्रोसीजर, समझ आ गई? चलो अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. कहां से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है? तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स of the current year after providing for depreciation. It can be from the undistributed profits of the previous year, okay, after providing for depreciation. It can be A and B both, or it can be money which is provided by central government for the purpose of declaration of. ठीक, आई बात समझ में? सोर्स को याद रखने का तरीका. PUBG, P profits of current year, U undistributed profits of the previous year, basically reserves, right? B both A and B. G government. ठीक है भाई और बहनों, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि what are the sources of buyback, sorry, of dividend.
क्या डिविडेंड हर केस में बांटा जाता है? नहीं, इट इज प्रोहिबिटेड अगर आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया। किस चीज का डिफॉल्ट होगा? रीपेमेंट्स का, लोन्स का, ठीक है। सो इफ यू हैव डन अ व्हाट डिफॉल्ट इन रिडम्पशन or to repay the redemption of debentures or on repayment of interest of debentures or on creation of DRR। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में तीन है, या तो डिबेंचर्स ही रिडीम करने में तुमको क्या हो गया, तुमने टाइम नहीं करे टाइमली, या तुमने उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे किया, या फिर डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ही क्रिएट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम नहीं कर पाए, या फिर सीआरआर क्रिएट नहीं कर पाए, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व्स, या फिर कोई लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नहीं पे कर पाए, या फिर पिछले साल के डिविडेंड्स नहीं पे करे, या फिर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो इन सब केसेस में यू वुड बी प्रोहिबिटेड टू पे द डिविडेंड। बहुत इजी है याद रखना। बाहर की चीजें क्या क्या है? डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, deposits and obviously dividends to the previous year dividends। तो ये पांचों चीजें अगर नहीं है तो क्या होगा, मतलब पांचों चीजों में डिफॉल्ट है तो यू कैन नॉट, यू आर प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर दी डिविडेंड। अब भाई और बहनों, अगर मेरे को इस साल प्रॉफिट बहुत सारा है, ठीक है, माय प्रॉफिट्स, ठीक है, उसमें से मैंने माइनस करा डेप्रिसिएशन, अगर ये सफिशिएंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से इससे डिविडेंड पे कर दूंगी। लेकिन इफ दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज इनएडिक्वेट, और या फिर क्या है, इस साल नो प्रॉफिट्स, हमको सीधे लॉस ही हुआ, इस साल होता है, कोविड के केस में बहुत सारी कंपनीज थी जिसको लॉस हुआ, राइट। या तो प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, या तो देयर आर नो प्रॉफिट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस एप्लीकेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएगी? पहली, द रेट, क्योंकि तुम पुराने प्रॉफिट से में से रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रेट, ओके, टू शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 years फाइनेंशियल ईयर रेट, फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड रेट। सपोज पिछले 3 साल में 2021 चल रहा है, 20, 19 और 18, मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था 20%, यहाँ डिक्लेयर किया था 15%, और यहाँ डिक्लेयर किया था फिर से 20%। तीनों को मिला के एवरेज निकाल के जो एवरेज आ रहा है उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है, उससे ज्यादा आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस में से निकाल रहे हो, आपके पास्ट रिजर्व में से निकाल रहे हो। तो उस केस में यू कैन नॉट टेक आउट मनी more than, or you cannot declare dividend more than the dividend which was declared in preceding 3 financial year। मैम 2019 में let's say we have not declared dividend, is dividend declaration compulsory? Answer is no, for equity shares it is not compulsory, ठीक है। 2019 में बहुत तहलका मचा था, कोविड आया था, we didn't declare dividend that year, तो ये वाली कंडीशन फिर आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ओनली इफ यू हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन लास्ट 3 years तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कितना रिजर्व, तुम कितना पैसा निकाल सकते हो मैक्सिमम। तो ये तो बात हुई कितना मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। So the amount withdrawn should not exceed 1/10 of the paid up share capital plus free। ठीक है, it should not exceed how much? 1/10 of the paid up share capital plus free। Got it? Clear with the topic or not? Understood everyone? चलो अब बात करते हैं, जब हम पैसा निकाल लिए हैं उसके बाद सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा इफ देयर इज एनी, ठीक है। उसके बाद ही कुछ प्रॉफिट अगर बचा तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, पैसा निकालने के बाद रिजर्व्स में, हम पेड अप शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहे, रिजर्व्स में इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैक्सिमम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जा सकता है। पास्ट 3 years का आप क्या करो, एवरेज निकालो, उससे ज्यादा नहीं डिक्लेयर करो, उससे कम कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। सेकंड, मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो, सो इट इज व्हाट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स।
पैसा निकालने के बाद क्या करना है? फर्स्ट इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द करंट ईयर लॉसेस। बैलेंस कितना बचना चाहिए रिजर्व में आफ्टर डिक्लेयरिंग, आफ्टर टेकिंग आउट द मनी? 15%, एटलीस्ट 15% ऑफ द पेड अप शेयर। इजी, इजी पीजी। तो ये हो गया हमारा, इसी के साथ व्हाट, हमारा डिविडेंड चैप्टर खत्म। बहुत ही इजी चैप्टर था। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा, नोट आई वुड सेंड इट अक्रॉस टू यू, डोंट वरी, डिविडेंड। ठीक है, वी स्पोक अबाउट डिविडेंड के मीनिंग क्या होता है डिविडेंड का। देन वी स्पोक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के डिविडेंड होते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कि कौन कौन से चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड निकाल सकते हैं। प्रोहिबिशन, कब डिविडेंड लेना मतलब देना इज नॉट अलाउड। एंड फाइनली अगर इनएडिक्वेट है तो उस केस में डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये सारा। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। ठीक, अब हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है विच इज CSR। ठीक है, जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो है CSR। सी गाइस, दिस इज द नोट्स, दिस इज द टाइप ऑफ नोट्स यू वुड बी गेटिंग। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो जो भी टॉपिक हमने डिस्कस करे उसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे। चलो भाइयों और बहनों, चालू हो जाओ हमारे अगले चैप्टर से, विच इज व्हाट, विच इज CSR। ठीक है, विच इज CSR। चलो हम आ गए इसी के साथ हंसते खेलते चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, वी आर एट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैन यू सी और यू कैन नॉट? आई डोंट थिंक यू कैन सी। वन सेकेंड। नाउ corporate social responsibility, what is the meaning of this particular word? भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे शिष्यों, CSR means what? Some responsibility towards the society. You are trying as a company, ठीक है, बहुत सारी चीजें तुमने सोसाइटी से ली है, एनवायरमेंट से ली है, you're trying and giving it back to the society, and that is called as corporate social responsibility. आप भी करते हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो एज अ स्टूडेंट, बट यू गो एंड फ्री में यू टीच द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट? दैट इज योर CSR। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम टीचिंग हियर, बट एट द सेम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आई टीच few students who are what, who are willing to really study hard. So that is what CSR. Now what is why this chapter has been included, guys and girls? पहले कंपनी CSR पे के नाम पे क्या कर रही थी, there were no rules and regulation, and hence the in new companies act it was decided कि भाई this is one of the most important aspect, and जितनी companies है इंडिया में, to make India a better place we should include some some things which would make people responsible towards the society, and hence the concept of CSR came. Guys and girls, the section that is applicable here is section 135. The section that is applicable here is section 135. ठीक है, section 135 क्या कहता है, किसके ऊपर CSR एप्लीकेबल? क्या मेरे, आप पे, सब पे एप्लीकेबल है? आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिकॉज हमको पता है कि कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। अब किस टाइप की कंपनीज पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया। 3 में से एक भी कंडीशन पूरी हुई कि आपको क्या करना पड़ेगा, CSR एक्टिविटीज के लिए सारी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्या प्रोसीजर्स है मैं इसके बाद बताऊंगी। तो जैसे ही किसी कंपनी का, ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी से कोई मतलब नहीं है, अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से या उससे ज्यादा है तो उसको CSR करना पड़ेगा कंपल्सरी। या फिर इट इज और का कंडीशन गाइस, नॉट एंड का कंडीशन, उनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा,
या उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, सॉरी 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो CSR रूल्स उनको एप्लीकेबल। क्या ये सब टाइप की कंपनीज को एप्लीकेबल है? ऑलरेडी टोल्ड यू यस इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली उनको भी एप्लीकेबल हो जाता है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे CSR एप्लीकेबल है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे CSR कमिटी बनानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, मुझे CSR पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगी सारी डिटेल्स अबाउट CSR, एवरी डिटेल में कितना पैसा स्पेंड करूंगी, कहाँ स्पेंड करना चाहती हूँ, कैसे स्पेंड करूंगी, सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड, मुझे सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कहाँ पे? बोर्ड रिपोर्ट में। आई बात समझ में या क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं बात करती हूँ मैडम, इस साल मेरा जो टर्नओवर था वो था 900 करोड़, मेरा जो प्रॉफिट था वो था 5 करोड़, और मेरा जो क्या बोलते हैं नेटवर्थ थी वो थी 300 करोड़। क्या CSR एप्लीकेबल है मुझे? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज यू हैव क्रॉस द नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़। नेक्स्ट ईयर ये बाकी दो तो मेरे सेम के सेम है, मेरा प्रॉफिट हो गया 4 करोड़, क्या इस साल भी CSR एप्लीकेबल है मुझे? तो क्लैरिफाई कर दिया गया कि अगर एक साल तुमको कभी भी एप्लीकेबल हो गया तो इट वुड बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अगले 3 साल में अगर वो लिमिट फिर से हिट नहीं हुई, वो लिमिट ट्रिगर नहीं हुई, तब तो CSR फिर और ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो क्या हो गया अगले 3 साल में वापस से लिमिट आप हिट हो गई, तो फिर क्या होगा? ऐसे तो हम गेम खेलते रहेंगे, इस साल नो CSR, नेक्स्ट ईयर अगेन CSR, नेक्स्ट ईयर नो CSR, अगेन नेक्स्ट ईयर CSR। तो ये तो गेम चल रहा है, बार बार कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए लॉ ने क्लियरली बोल दिया भाई एक बार एप्लीकेबल, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर तुम्हारी लिमिट ट्रिगर नहीं भी हो रही है तो भी 3 साल के लिए तो एप्लीकेबल है। ठीक है, बात समझ आ गई है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो अब बात करते हैं हम CSR कमिटी की। मैंने आपको बोला जैसे ही CSR आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, आपको क्या बनानी पड़ेगी? अ CSR कमिटी। नाउ when I talk about the committee, it consists of the board, मतलब few directors from the board of directors में से कुछ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगी इस कमिटी। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए भाई और बहनों? वन, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शुड बी देयर, out of which one should be an independent director। मैडम मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो मैंने अपॉइंट ही नहीं किया है, तो उस केस में देन 2 और मोर डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन दैट केस। मैडम मेरी प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं तो 2 ही रखे, तीसरा रखे ही नहीं, तो वो 2 ही डायरेक्टर कमिटी बना देंगे। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? अंडरस्टूड? अगर वो फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट उसके क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए कमिटी का। ठीक है, बात आगे समझ? ठीक, अब ये कमिटी का कॉम्पोजिशन कहाँ जाएगा? इट वुड गो इन दी बोर्ड रिपोर्ट, है ना? भाई 3 साल का क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। When the amount to be spent by company on CSR activity does not exceed 50 लाख रुपीज, ये थोड़ा सा लेटेस्ट चीज है, पढ़ लेना। 50 लाख से ऊपर नहीं जाती है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। बहुत छोटा अमाउंट है यार, 50 लाख भी स्पेंड नहीं कर रहे हो तो CSR पे, तो फिर काहे की कमिटी, इतनी क्या जरूरत है उसको मॉनिटर करने की? तो इसीलिए वहां पे CSR कमिटी की जरूरत नहीं। ना जब हम CSR कमिटी क्या करेगी? दे वुड स्पेंड द मनी, कितना वो अभी डिस्कस करेंगे ऑन CSR एक्टिविटीज। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। वन, ओके, CSR एक्टिविटी अंडरटेकन इन इंडिया ओनली शैल अमाउंट टू CSR एक्सपेंडिचर। तुमने फॉरेन कंपनी में जाके 10,000 बच्चों का भला कर दिया, हमारा क्या भला हुआ? CSR का पर्पस क्या है? इंडिया में भला होना चाहिए, तो देयरफॉर इट शुड बी ओनली इन इंडिया। The project that aims to benefit only the employees, the word is what? Only, ठीक है, it would not constitute as CSR activity, ठीक है। Contribution to the political parties shall not be considered as CSR। यहाँ पे तो क्लैरिफाई कर दिया, उसको CSR में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिस्ट ऑफ
एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हो, CSR कैरी आउट कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज में CSR किया जा सकता है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स। तो ये सारी एक्टिविटी दे दी है गवर्नमेंट ने, आप भाई इनमें से कोई भी एक्टिविटी करो, करके कर सकते हो, ठीक है। भाई और बहनों, अगर तुम कोविड के ऊपर भी खर्चा करोगे, फॉर एग्जाम्पल टाटा डिड इन्वेस्ट, डू यू रिमेम्बर, टाटा ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था फॉर कोविड पेशेंट्स, कोविड ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल टू गेट द वेंटिलेटर्स, तो वो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट, एज CSR। अभी CSR किसको नहीं मानेंगे, कुछ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर कोई एक ही टाइप का इवेंट है विच वुड हैपन, ठीक है, इट्स अ वन ऑफ इवेंट, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस इवेंट, फॉर एग्जांपल मैराथन कर दिया, ठीक है, स्पॉन्सरशिप दे दी, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर CSR एक्टिविटी, ठीक है। या फिर तुमने कोई एक्सपेंस किया है इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज, जैसे लॉ कह रहा है तुमको स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल करने पड़ेंगे या मीटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ मच पोल्यूशन योर गाइस आर क्रिएटिंग, तो ये तुमने लॉ को कंप्लाई करने के लिए किया है, दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR। और प्रोजेक्ट दैट एम्स टू बेनिफिट द एम्प्लॉइज और हिज फैमिलीज, ठीक है, ये वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR। अब CSR पे कितना खर्चा किया जा सकता है, सो द कंपनी शुड एट लीस्ट, मिनिमम बता दिया है, मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी है, तुमको जितना करना है उतना कर लेना, ठीक है, तो एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लो और उसका 2% तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो ना। अगर कंपनी if they cannot spend this entire amount in 1 year, they have to specify the reasons in the board report कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। The company shall give preference to local areas, तुमको जाके कहीं you want these CSR activities to happen in what, in your area, so that your area becomes better, ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि लोकल एरिया ज्यादा प्रेफर्ड है। Expenses incurred in ordinary course of business will not form part of CSR expenditure. आए बात समझ में, और obviously you know it should be happening in India. Got it? Clear है? ठीक है, तो here we finish with CSR chapter as well. I hope सारा टॉपिक क्लियर है, तुमको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि what is CSR, what is to be exactly studied in CSR, ठीक है। So guys, before I sign off, I again request you to join the Telegram group, ठीक है, you can take the subscription, my code is available here, you can take the subscription, and obviously अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन को हिट कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, see you in the next session, okay, which would be on accounts and audit, all right, which would again go as a recorded version for you, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मोस्टली we'll see how it shape up, नहीं तो पार्ट सी पार्ट बी तो पक्का लाइव है 200%। अब बहुत इजी टॉपिक्स और सिंपल टॉपिक्स बचे हैं फॉर पार्ट ए, ठीक है। हम ऑलरेडी हंसते हंसाते चैप्टर 7 तक तो कवर कर चुके हैं, चैप्टर 8 इज द बिगर चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 8 ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो पार्ट ए में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इन 2 चैप्टर्स को तुम अच्छे से कर लेना। उसके बाद, ठीक है, मैं बता दूंगी तुमको स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली विल हैव अ डिटेल्ड सेशन ऑन स्ट्रैटेजीज, फिर मैं बता दूंगी कि क्या करना है, ठीक। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, हैव अ गुड हेल्थ, enjoy and study hard. Let's crack it.